सो नाउ लेट अस लुक बियॉन्ड बाइनोमियल। अब बाइनोमियल के बाद की बात हम करने जा रहे हैं मल्टीनोमियल एक्सपेंशन की बात यहाँ पे हम करेंगे कि अगर हमारे पास टर्म्स जो हैं वो दो से ज़्यादा हों तो किस तरह से हम एक्सपेंशन का जनरल टर्म पर्टिकुलरली लिखते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे दो से ज़्यादा, डैट मीन्स अगर तीन टर्म्स हमारे पास आ जा रहे हैं तो समझना है कि इसका जो जनरल टर्म क्या होता है, क्योंकि जनरल टर्म से ही सारा काम होने वाला है। इस केस में जो जनरल टर्म हम लिखते हैं वो हम इस तरह से लिखते हैं, तीन वेरिएबल पी क्यू आर में ले रहा हूँ यहाँ पे, और एक्स के ऊपर पी लगा दे रहा हूँ, वाई के ऊपर क्यू और जेड के ऊपर आर। यहाँ पे एक कंडीशन है कि p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू जो होगी वो n के बराबर होगी, राइट। सम ऑफ द डिग्रीज वैसे ही चलेगा। सिमिलरली अगर हमारे पास तीन से ज़्यादा टर्म्स हैं, यानी कि चार टर्म्स अगर यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं तो इनका जनरल टर्म में हम एक वेरिएबल को बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे आ रहा है p q r एंड s, और x के ऊपर पावर हमने एक डाल दी, y के ऊपर डाल दी q, और z के ऊपर r, और w के ऊपर s। अगेन द कंडीशन विल बी देयर p q प्लस r प्लस s विल बी इक्वल टू n। तो कितने भी टर्म्स हों उनका हम लोग जनरल टर्म इस तरह से लिखते हैं, और इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो आते हैं वो कोफिशिएंट वाले ही आते हैं, वो देखते हैं। तो लेट अस सी कोफिशिएंट निकालने के क्वेश्चन इसमें कैसे हम देखेंगे, किस तरह से हम अप्रोच करेंगे। सो लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट प्रॉब्लम। सो हियर इज़ द फर्स्ट वन, जिसमें कि हमसे बोला गया है कि इसका कोफिशिएंट निकालना है इसके एक्सपेंशन में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने कहा कि हम इसका जनरल टर्म लिखेंगे। सो आई एम राइटिंग द जनरल टर्म हियर, और यहाँ पे ए के ऊपर मैंने P लगा दी है, B के ऊपर मैंने Q, और -2C, ध्यान दीजिए -2C के ऊपर R, और D के ऊपर S। ये बहुत इजी है। आप देखिए आपको क्या चाहिए, आपको P की वैल्यू 2 होगी, यहाँ से देखते हुए पता चल रहा है। Q की वैल्यू 3 होगी, C की वैल्यू 4 होगी, और D की वैल्यू 1 होगी। ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि इन सब का सम जो आना चाहिए वो 10 आना चाहिए, नहीं तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी और हम कहेंगे कोफिशिएंट जो है इसका 0 होगा। सो अगेन आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दोगे, यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ को प्लेस कर देंगे 2, 3, 4 एंड 1। यहाँ पे -2 रेज़ टू द पावर r आएगा, तो r की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, r की वैल्यू डेफिनेटली 4 थी, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और बाकी तो डेफिनेटली a के ऊपर यही आएगा, b और c एंड d। सो दिस इज़ द कोफिशिएंट, ये हो गया कोफिशिएंट हमारा। सो इट्स अगेन अ इजी वन। लुकिंग एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन, देख। सो हियर इज़ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, स्लाइटली अ डिफरेंट वन, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है बट हाँ थोड़ा सा वेरिएशन ज़रूर है। आप ये ट्राई कर सकते हैं, आपको जनरल टर्म मैंने लिखना बता दिया है। तो अगेन पॉज दिस वीडियो, दिस इज़ फॉर यू, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो इसके एक्सपेंशन में पावर 6 है, n की वैल्यू 6 है, हमें कोफिशिएंट निकालना है x3, y रेज़ पावर 5 और z रेज़ टू द पावर 4 का। तो पहले आप जनरल टर्म लिखें, जनरल टर्म आपको पता है कैसे लिखना है। सो जनरल टर्म विल बी लाइक दिस, p, q एंड r। ये हमारा फर्स्ट है टर्म, इसके ऊपर आप p डाल दीजिए, 3yz के ऊपर हम q डाल दे रहे हैं, और 4zx के ऊपर हम लोग r डाल दे रहे हैं। नाउ जस्ट फ्रेम द इक्वेशंस व्हाट यू नीड, आपको चाहिए क्या, आपको p q r में इक्वेशन मिल सकती हैं, तो जस्ट ट्राई इट। अभी तक भी नहीं किया आपने तो अब आप कर सकते हो। जस्ट पुश योरसेल्फ टू डू दिस, आप आराम से कर सकते हैं इसमें। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सबसे पहले जो हमने बोला था p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू तो 6 होगी, बिल्कुल सही बात है।
x के ऊपर जो पावर यहाँ पे देख पा रहे हैं वो आएगी p यहाँ से और r यहाँ से, ये ध्यान दीजिए। y के ऊपर जो पावर देख पा रहे हैं हम वो आएगी अगेन p और q, और z के ऊपर जो पावर हमारे पास आ रही है वो डेफिनेटली आ रही है q और r। तो p प्लस r हमें क्या चाहिए, p प्लस r हमें चाहिए डेफिनेटली 3 चाहिए, और p प्लस q हमें चाहिए 5, और हमें चाहिए लास्टली r प्लस q विच इज़ इक्वल टू 4। इक्वेशन 4 हैं, वेरिएबल 3 है, किन्हीं 3 से सेटिस्फाई निकाल के आप चौथे में सेटिस्फाई करें, सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे p प्लस r की वैल्यू रख देंगे तो q आ जाएगा हमारे पास 3, राइट। अगर हम p प्लस q की वैल्यू रख देंगे 5 तो r आ जाएगा 1, और r प्लस q अगर हम रख देंगे 4 तो p आ जाएगा 2। और डेफिनेटली ये सब सारी इक्वेशंस जो हैं सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये है हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यू। अब ये वेरिएबल्स नहीं रहे बिकॉज वैल्यू तो हमें मिल चुकी है। फाइनली प्लेसिंग द वैल्यूज़ हियर, और आपके पास आ रहा है कुछ ऐसा, दिस इज़ व्हाट यू विल गेट हियर। और जस्ट वेट, 3 के ऊपर भी q है तो 3 के ऊपर डेफिनेटली 3 आएगा, और 4 के ऊपर r है और r की वैल्यू 1 है तो प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हियर। यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, और कोफिशिएंट आप जान पा रहे हैं, दिस इज़ द कोफिशिएंट, राइट। सो हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x7 इन दिस एक्सपेंशन। ये थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज अभी तक जितने हमने क्वेश्चन देखे उसमें वेरिएबल्स ज़्यादा थे, यहाँ पे एक ही x है तो थोड़ा सा ट्रिकी होगा। आप यहाँ पे सबसे पहले जनरल टर्म लिखेंगे जैसे हमने सीखा था। सो दिस इज़ द जनरल टर्म, और 1 रेज़ पावर p आ जाएगा, 3x रेज़ टू द पावर q आ जाएगा हमारे पास, एंड माइनस 2x क्यूब रेज़ टू द पावर r आ जाएगा। सबसे पहली कंडीशन हमें पता है कि p प्लस q प्लस r जो होगा वो 10 होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं। 1 रेज़ पावर p तो 1 ही होगा, 3 रेज़ टू द पावर q और माइनस 2 रेज़ पावर r को हम निकाल लेते हैं, तो x के ऊपर जो टोटल पावर आएगी वो q प्लस 3r आएगी। अब ये जो हमें चाहिए q प्लस 3r चाहिए वो 7 के बराबर चाहिए। नाउ लुक एट द प्रॉब्लम विच इज़ हेयर, बिकॉज यहाँ पे आप समझ सकते हैं आपको p q r की वैल्यू चाहिए सेटिस्फाइंग दीज टू कंडीशंस, बट वी हैव 3 वेरिएबल्स एंड द इक्वेशंस आर 2, तो 2 इक्वेशंस है तो क्या कर सकते हैं। ऑल्दो इसके वैसे तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं आप जानते हो, बट इंटीग्रल और वो भी पॉजिटिव निकालने हैं तो एक डिफाइंड सॉल्यूशंस होंगे, एक लिमिटेड होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, q हमें मिलेगा, जैसे मैंने r को 0 पुट किया है तो r को अगर हम 0 पुट करते हैं तो q यहाँ पे हमें 7 मिलेगा, तो यहाँ से p भी मिल जाएगा, p हमें पास 3 आएगा। गॉट इट। ऐसे ही r को मैं 1 पुट करता हूँ तो q मेरे पास 4 आएगा, और p कितना आएगा, p डेफिनेटली 5 आ जाएगा। r को अगर हम वापस से नेक्स्ट इंटीजर 2 पुट करेंगे तो q हमारे पास 1 आएगा और p हमारे पास 7 आएगा। फर्दर इसमें अगर आप r की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो q जो आ जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें नहीं आगे कुछ भी वैल्यूज़ मिलेंगी। सो वी हैव इन टोटल 3 ट्रिपलेट्स, और एक एक करके अगर हम इसमें वैल्यूज़ डालें तो हमें कोफिशिएंट्स नज़र आएंगे। तो पहला सेट में डाल रहा हूँ r को 0, p को 3 और q को 7। तो q हमारे पास यहाँ पे 7 है और r जो है हमारे पास कितना है, r डेफिनेटली 0 है। नेक्स्ट वाला हम डालेंगे ये, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, p अगेन 5 है, q 4 है और r 1 है। तो q कितना था, 4 था, तो 3 रेज़ पावर 4 और r 1 है, तो ये आएगा हमारे पास। नेक्स्ट जो आएगा लास्ट सेट हमारे पास है p is 7, q is 1, r is 2
सो Q इज़ 1 एंड R इज़ 2, सो दिस, तो ये इस पूरे का समेशन जो आएगा, दिस इज बेसिकली द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 7। मल्टीनोमियल थ्योरम में एक और कॉन्सेप्ट को हम समझने जा रहे हैं, वो है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ एक्चुअली डिस्टिंक्ट टर्म्स। यहाँ पे एक अच्छा प्रॉब्लम बन जाता है, बन सकता है। तो अगर हमारे पास इसके अंदर r टर्म्स हैं और पावर n है, तो ये एक फॉर्मूला है जो कि आप लोग को काम आएगा, वो है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स का, जो कि इतने होते हैं, दीज आर द नंबर ऑफ टर्म्स। सो डैट वे अगर हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और रेज टू द पावर 10 है, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स आएंगे 10 + 3 - 1, 3 - 1, दैट इज़ 12c2। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे 5 टर्म्स हैं और यहाँ पे 20 पावर है, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स हमारे पास ये आ जाएंगे, राइट। तो डेफिनेटली ये इजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन ध्यान देंगे फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब ये वेरिएबल्स डिफरेंट वाले होंगे। ध्यान दो, जब ये वेरिएबल्स डिफरेंट होंगे तभी फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अब समझते हैं इसकी थोड़ी सी और डिटेल ये है कि मान लो कि मुझे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने। अब अगर यहाँ पे मैं नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लूँगा तो ये फॉर्मूला नहीं एप्लीकेबल होगा, बिकॉज़ ये वेरिएबल्स एक जैसे हैं। एक जैसे वेरिएबल्स होने से क्या होता है कि सारे टर्म्स आपको डिस्टिंक्ट नहीं मिलते हैं, कुछ टर्म्स क्लब होके ऐड होके वो टोटल डिस्टिंक्ट टर्म्स को कम कर देते हैं, तो इसलिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्या करेंगे इसमें कोई तरीका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, राइट। तो सबसे पहले ये देखिए कि जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको सबसे बड़ी डिग्री क्या मिलेगी? सबसे बड़ी डिग्री x रेज टू द पावर 160 मिलेगी। और ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या बाकी टर्म्स मिलेंगे। बिल्कुल, आपको x वाला टर्म भी मिलेगा, x² वाला टर्म भी मिलेगा, कोई भी टर्म कम नहीं होगा, मतलब हर एक टर्म मिलेगा। ये ऑब्जर्वेशन ही है और कोई तरीका नहीं है। अगर आप 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जस्ट ऑब्जर्व इट, तो हाईएस्ट डिग्री x4 जाएगी, आपको x4 मिलेगा, आपको x³ भी मिलेगा, हमें x² भी मिलेगा, हमें x वाला टर्म भी मिलेगा, राइट, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी, और हमें कांस्टेंट टर्म भी मिलेगा। तो अगर हम टर्म्स को देखें तो हाईएस्ट डिग्री 4 है, टोटल टर्म्स हमें 5 मिलेंगे इंक्लूडिंग द कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ भी कांस्टेंट टर्म को इंक्लूड करें तो टोटल टर्म्स जो मिलेंगे हमें 161 मिलेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम ऑब्जर्वेशन से ही ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। गॉट इट? तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा वेरिएशन कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर मैं कहूँ कि इसमें हमें कितने टर्म्स मिलेंगे, सो लेट अस सी डैट, इसको देखेंगे। अब इसमें जितने भी टर्म्स आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ इवन टर्म्स मिलेंगे, इवन डिग्रीज मिलेंगी एक्चुअली हमें, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री कितनी जाएगी? 400, x रेज टू द पावर 400 होगा, कांस्टेंट टर्म भी होगा। तो अब आप सीधे नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे 401 टर्म्स मिलेंगे। ध्यान दीजिए, 401 टर्म्स हमें नहीं मिलेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि x वाला टर्म आपको नहीं मिलेगा, x² वाला मिलेगा, x4, x6, मतलब इवन वाले सारे मिलेंगे। तो अगर इवन वाले मिलेंगे तो एक तो आप इस 400 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये 200 टर्म मिलेंगे, प्लस एक और मिलेगा, कौन सा? कांस्टेंट वाला, उसको ऐड कर देंगे। सो इन टोटल हमारे पास कितने टर्म्स मिलेंगे? 201, 201 टर्म्स यहाँ पे अपीयर होंगे। लाइकवाइज आप देखेंगे कि बायनोमियल पे भी नंबर ऑफ टर्म्स पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे यहाँ पे हमने 2 बायनोमियल को ऐड किया हुआ है
और हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स कितने मिलेंगे। ऑल्दो इसके लिए तो हमें पता था, इट इज़ n+1 दैट इज़ 50+1 51 मिल जाएंगे, और इसमें 100+1 यानी कि 101 मिलेंगे। बट द पॉइंट इज़ कि काफ़ी टर्म्स इन दोनों में कॉमन होंगे और वो मिलके एक ही बन जाएंगे, ये आप समझिए। तो इसमें जो टर्म्स मिलेंगे, मान लीजिए नंबर ऑफ़ टर्म्स इसमें NA हैं, नंबर ऑफ़ टर्म्स इन दिस इसमें B हैं, लेकिन हमें वो माइनस करने पड़ेंगे जो दोनों में कॉमन है, आप समझ सकते हैं। तो हमने ये निकाला कि इसमें तो 51 होंगे, इसमें 101 होंगे। अब वो मैं माइनस करने जा रहा हूँ जो दोनों में कॉमन होंगे, और आप समझ सकते हो कौन से कॉमन होंगे। सारे इवन पावर वाले इसमें आएंगे सिर्फ, तो वो इसके साथ कॉमन हो जाएंगे। लेकिन कितने कॉमन होंगे? एक्स इज पर 50 तक, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री एक्स इज पर 50 आएगी और इसमें तो एक्स इज पर 200 जाएगी। तो 50 तक कॉमन टर्म्स कितने होंगे? कांस्टेंट टर्म भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 50 तक कॉमन टर्म सिर्फ इवन वाले 50/2 यानी कि 25 हो जाएंगे, और एक कांस्टेंट टर्म यानी कि एक्स इज पर 0 डिग्री वाला भी कॉमन टर्म होगा। तो 26 ऐसे टर्म्स हो जाएंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, और हम जब निकालेंगे तो टोटल डिस्टिंक्ट टर्म्स हमें जो मिलने वाले हैं यहाँ पे वो मिलेंगे 126। So this is how we will be proceeding in this case.